अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हमारी बात है कि जब अटैक आता है तो उसके बाद जो ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है, जिसको हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं, वो अटैक के पेशेंट्स में क्या-क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन जो हमें जो है ना वो अटैक की तरफ लेके जा सकती हैं। इसमें कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जो है ना अटैक होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के पहलू हैं जिन्हें हमने सोचना होता है और उसके हिसाब से जो पेशेंट को है वो लेके जाना होता है, ताकि प्रॉपरली हम उसको जो है ना वो उसी पॉइंट को ट्रीट करें और पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हम उसको रिवर्स करें। तो मेनली जब पेशेंट को अटैक आता है, दिल का समझें कि एक आर्जा हुआ और पेशेंट को जनाब एमआई हो गया, तो उसमें जो देखा गया है कि जो हार्ट फेल हो जाता है, वो ख़ुसूसन जो उल्टी साइड वाला लेफ़्ट साइड का खाना होता है, जिसको लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं, उसका फेल हो जाना अटैक के बाद मोस्ट कॉमन रीज़न जो है सबसे ज़्यादा वो ये होती है। फिर उसके बाद जो सीधी साइड वाला बड़ा खाना होता है, जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं, वो फेल हो जाए अटैक के बाद, तो भी जो है ना वो पेशेंट शॉक में जा सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक में। या इन दोनों बड़े खानों के दरमियान जो बीच में एक दीवार अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, जिसको हम सेप्टम कहते हैं, तो जो बड़े दो खानों के दरमियान है तो वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उसको कहते हैं। अगर वो रप्चर हो जाए, वेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर अगर हो जाए, वीएसआर जिसको कहते हैं, तो भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। अगर जो लेफ़्ट साइड के जो बड़ा खाना और छोटा खाना जो लेफ़्ट एट्रियम और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, उसके दरमियान जो अल्लाह ने एक वाल्व लगाया हुआ है, जिसको माइट्रल वाल्व कहते हैं, अगर वो लीक हो जाए अटैक के बाद सडनली, तो भी पेशेंट शॉक में चला जाता है। उसके बाद अगर पेशेंट का जो है वो समझें कि वेंट्रिकुलर एन्युरिज्म हो गया कि किसी एक जगह का जो है वो अटैक हुआ और वो अटैक वाली जगह फूल गई, तो उसमें भी पेशेंट शॉक में चला जाता है। और अगर वेंट्रिकल के किसी जगह पे अटैक आया और वो वाली दिल की जो जगह है समझें कि वो रप्चर कर गई, जिसको वेंट्रिकुलर फ्री वाल रप्चर कहते हैं साइंस की ज़ुबान में, उसमें भी पेशेंट शॉक में चला जाता है। उसके बाद देखें अगर तो जब ये फ्री वाल रप्चर होती है तो आगे क्योंकि दिल को जो कवर किया होता है झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, तो जब लीक होगा ऑब्वियसली तो वो झिल्ली के अंदर जो है वो ब्लड इकट्ठा होगा अचानक। तो जब अचानक उस झिल्ली के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनार्ड कहते हैं। क्योंकि अचानक जब वो इकट्ठा होता है तो वो इतनी स्पेस इतना टाइम नहीं देता दिल को कि वो दिल रिलैक्स हो, क्योंकि वो कैविटी है क्लोज्ड पेरिकार्डियम की, तो वो दिल की स्पेस ही कम हो जाती है, तो वो एक्यूटली जो है ना वो टेम्पोनार्ड के अंदर हमें वो खाली करनी होती है जो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ है। तो ये टेम्पोनार्ड भी लीड करता है कि पेशेंट जो है ना वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाए। उसके बाद अगर पेशेंट को अरिथमियाज़ चल पड़ें, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ख़ुसूसन, या उसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चल पड़े, तो उसमें भी पेशेंट बड़ा हाई रिस्क हो जाता है कि वो शॉक में चला जाता है। या पेशेंट को जो है ना जब अटैक आता है, और ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि अंडर डायग्नोज्ड होती है, इसकी प्रॉपर तरीके से तशख़ीस ही नहीं हो पाती, जिसको हम एलवी आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, एलवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, वो जब हो जाए, मतलब ये होती कैसे है, क्योंकि एक जो लेफ़्ट साइड का बड़ा खाना है वो एक समझें कि एक कैविटी है, उसने आगे जाके ब्लड को इजेक्ट करना है एओर्टा के अंदर, जो जो मेन शरेआन होती है जिसके अंदर साफ खून जाता है और सारे जिस्म को सप्लाई करती है। तो जब अटैक आता है, अटैक आने के बाद जब वही वाली साइड दिल की जो जहाँ से वो एओर्टा निकल रहा है उसकी साथ वाली साइड में जब अटैक आया और वो ऐसे क्लोज हुई तो वो स्टक कर गई। समझे कि इधर से माइट्रल वेल्व की एक लीफलेट आ गया और इधर से वो अटैक वाला जो सेप्टम था वो क्लोज आके उसने कैविटी को स्टक कर दिया, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दी उसने, आगे ब्लड ही ना गया और पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो इसकी वजह से जो है ना वो
पेशेंट के अंदर वो चांसेस होते हैं कि हमें इन सारे पहलू को जो है ना सोचना होता है कि इनमें से कोई रीज़न हो सकती है। और फिर बाद में ये है कि जब हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो बाज़ दफ़ा बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं, जो कि एक दवाई है, दिल के अटैक में भी इस्तेमाल की जाती है, अंजाइना में भी इस्तेमाल की जाती है। अगर उसकी ओवरडोज़ हो जाए तो वो भी कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट को लेके जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को जो है ना इकट्ठे सोच के और इनमें से कोई एक पहलू को जो है ना हमने देखना होता है कि इस मरीज़ के अंदर इसके अंदर कॉज़ क्या है। उस हिसाब से फिर ट्रीट करते हैं और जो है ना वो कोशिश की जाती है कि मरीज़ को जो है ना वो रिवर्स किया जाए और उसकी जान बचाई जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें। आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।